हमें अपनी तैयारी बेस्ट करनी है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश है। पहले मैं आपको ये गद्यांश यहाँ पे पढ़ के ठीक है दिखाऊंगी और फिर फ्रेंड्स इसे मैं अपने शब्दों में यहाँ पर बताऊंगी कि इसका क्या मीन्स है क्या नहीं। चलो तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है, पढ़कर पूछे गए प्रश्न यहाँ पे 1 से 7 देखो 1 से 7 क्वेश्चन आपके ओके दिए यहाँ पे दिए गए हैं और इनका सही आंसर आपको यह गद्यांश पढ़कर ही देना है। तो पढ़ते हैं, जीवन में रौनक तब है जब वह बड़े सहज और सरल तरीके से बिना किसी परपंच के जिया जाए। परपंच का मतलब होता है कि हम काफ़ी दुखी है, दूसरों से दुष्ट है, दुखी है, ईर्ष्या करते हैं वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं। जीवन जैसा निश्चल निष्कपट है वैसा ही जिया जाए तो जीना वरदान बन जाता है। जीवन जैसा मिला है उसको हम वैसा ही जीते हैं तो यह जीवन का सम्मान होता है। अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़ दिखावे का जीवन जीने लगते हैं। यह दिखावे का जीवन हमें बाहर तो अपने को कुछ बड़ा दिखाने में मदद करता है लेकिन भीतर से खोखला भी करता चलता है, क्योंकि आडंबर से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है और अहंकार हमारी जीवंतता यहाँ पे जीवंतता का ठीक है जीवंतता को खो जाता है। अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं जबकि जीवन कभी भीतर बह रहा होता है। देखो यह है यहाँ पे जो बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश है, यह यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे खुद के जीवन से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। जीवन में रौनक देखो भाई, जीवन में लाइफ है अब बार बार नहीं मिलती। अब देखो हमें अभी यहाँ पे मानव के रूप में लाइफ मिली है, नेक्स्ट यहाँ पे जब डेथ हो जाती है पता नहीं भाई किस जो है रूप में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आपको जीवन मिला है ना, तो जीवन में रौनक तब आती है जब हम बड़े ही सहज और सरल तरीके से बिना किसी परपंच के देखो भाई सबका सम्मान कीजिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी कीजिए। वैसा नहीं कि हाँ दूसरे को आपने देखा दूसरे बंदे को और बस देखते ही आपने जो है उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया या फिर आप उसे दुष्ट समझ रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब भैया लाइफ है, जीवन एक बार मिला है, अगर तुम अच्छे से इनके साथ में बोलोगे, हंसोगे, खेलोगे, ठीक है, अच्छा इनका सम्मान करोगे, अच्छा व्यवहार इनके साथ करोगे, फिर आपके साथ भी होगा, देन ये आपको अच्छा ही कहेंगे। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। परपंच के जिया जाए, जीवन जैसा निश्चल निष्कपट है वैसा ही जिया जाए तो जीवन वरदान बन जाता है। जीवन जैसा मिला है उसको हम वैसे ही, अब देखो जीवन हमें जैसा मिला है ना हमें उसे वैसा ही जीना चाहिए। अब ये नहीं कि हम अब आप वैसे भी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, क्या है भाई बहुत सारे धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे धर्म यहाँ पे जो है भरे पड़े हैं। हिंदू में भी बहुत सारे धर्म आपके हैं, है ना, बहुत सारी कल्चर से संस्कृति हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे के धर्म को बुरा कहते हैं, अपने धर्म को हम बहुत अच्छा कहते हैं, तो ये चीज़ क्या है आपकी सही नहीं है। भाई आप जिस धर्म में हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप जैसे भी हो, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है आप उस धर्म का भी सम्मान कीजिए, अन्य जो यहाँ पे धर्म है आप उनका भी सम्मान कीजिए। ना तो आप धर्म में कभी भी ऐसे मत दिखाइए कि हाँ मेरा धर्म अच्छा है, आपका धर्म कैसा है, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, गलत होती है। और जैसा हमें जीवन मिला है हमें उसे ऐसा ही जीना चाहिए। अब ये नहीं कि है तो हम इस तरह के और हम सोचें कि हम और ऐसे हो जाए, हम दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ही बड़ा बन के दिखाए, तो ये चीज़ें क्या है आप तब तो दिखा लोगे, लेकिन जब घर पे आओगे ना फिर क्या है, कुछ नहीं है, वही है, चारपाई पड़ी हुई है, लेट जाओ जाके, है ना। और हम बाहर कह रहे हैं हाँ भाई मैं तो एसी में रहता हूँ, फलाना ढिमकाना ऐसे, मेरे पास तो बंगला है, कार है, गाड़ी है, ऐसे घूमता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे सही नहीं है। तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा हमारा जीवन है उसे ऐसे ही जीना चाहिए। सिंपल कहते हैं ना कि सिंपल, यहाँ पर जो हमारा रहन सहन होना चाहिए, सिंपल होना, उच्च विचार होने चाहिए और साधारण हमारा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। चलो अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़ दिखावे का जीवन जीने लगते हैं, या दिखावे का जीवन हमें बाहर से तो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे कुछ टिकाऊ रहता है लेकिन अंदर से ये हमें खोखला कर देता है, यही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आडंबर से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है और अहंकार हमारी जीवंतता को खो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, होता ही भाई कुछ बंदे ऐसे होते हैं अपने आप में कि थोड़ा सा पैसा क्या हो उसके पास में, खुद में उसमें इतना अहंकार झलकता है ना कि अगर जो छोटे मोटे जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें देखते क्या सोचते हैं कि बस ये कुछ नहीं है, हमारे सामने जो है ना बस हम ही हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है, कुछ नहीं है, अहंकार आपका गलत है। अहंकार आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा कर देता है, अंदर से भी खोखला कर देता है। तो अहंकार आपको नहीं दिखाना चाहिए। भाई हमारे पास में जितना है हम हैप्पी है, वो भले ही गरीब है उसके पास में जितना है ना वो हैप्पी है, तुमसे भी ज़्यादा हैप्पी है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो हमें किसी के भी साथ में अहंकार, ठीक है, इस
इस तरह का जो है व्यवहार नहीं करना है, सबका सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, अच्छा सबके साथ में व्यवहार करना है। चलिए, तो बस यहीं पर यही जो है एक सिंपल सा और ये हमारे जीवन से रिलेटेड यहाँ पे गद्यांश था। स्पेशली इस तरह का गद्यांश आपका एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना रहती है, क्योंकि यह हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जो चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं ना, ऑब्वियसली वह चीज़ आपके एग्जाम्स में आती ही है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बढ़िया लगा ना एकदम हैप्पी, तो क्लैपिंग कीजिए अगर आपको हैप्पी लगा, मस्त लगा, यहाँ पे समझ आया तो एक बार यहाँ पे क्लैपिंग हो जाए। और अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण है जीवंत है, सम्मान है, वरदान है या फिर जीवंतता है। देखो विशेषण क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ विशेषताएं बताते हैं कि यहाँ पर हम कहीं राम मोटा लड़का है, तो मोटा क्या है, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। अब भाई देखो सबकी क्वालिटी होती है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है ना, सबकी क्या है अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना। तो जिसकी जो क्वालिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषता कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम बहुत मोटा है, राम मोटा है भाई, क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, वो मोटा है, तुम क्यों नहीं हो मोटे। हाँ, श्वेता बहुत पतली है, वो जो है बहुत सुंदर है, उसकी क्वालिटी है भैया, वो सुंदर है, तुम भी हो जाओ, तुम्हें कौन मना करता है। ओके, इसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखो जीवंत है, सम्मान है, वरदान है, जीवंतता। तो यहाँ पर अगर हम सम्मान की बात करें, सम्मान एक संज्ञा शब्द है, वरदान भी एक संज्ञा शब्द है, एंड जीवंतता भी एक यहाँ पर संज्ञा शब्द है। और ये तीनों जो है कौन सी संज्ञा का शब्द है, भाववाचक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। यह है आपके तीनों भाववाचक संज्ञा है। देखो जीवंतता यहाँ पर ये आपका क्या है, भाव, जीवन का भाव दर्शाता है। वरदान, हम किसी को वरदान देते हैं या फिर हमारा मन है कि भाई हम किसी को वरदान दें, है ना, तो मन की बातें हैं, ये भी आपका क्या है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। सम्मान, हम किसी का सम्मान करते हैं, ये भी सब भाव है, अच्छे फील है हमारे, तो ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। जबकि जो यहाँ पर जीवंत है, क्या है यहाँ पर जीवंत, जैसा यहाँ पे जीवंत व्यक्ति, तो यह क्या है आपका जीवंत, क्या है आपका यहाँ पर विशेषण है। क्लियर है ना, समझ आया। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जीवन में खुशी कैसे आती है, सरलता से, भौतिक वस्तुओं से, कपटता से या फिर आडंबरता से। भैया जीवन में जो खुशी है वो कैसे आती है, हमें ये बताना है। तो जीवन में जो खुशी होगी वो कैसे आएगी, किस माध्यम से आएगी, कैसे झलकेगी जीवन में खुशी। तो भौतिक, देखो भौतिक वस्तु से, यहाँ पर कोई भौतिक वस्तु है, कृत्रिम वस्तु है, नेचुरल नहीं है आपको, कोई भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तु से हम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते हैप्पी, जब तक हम अपने मन से हैप्पी नहीं रहेंगे ना यहाँ पर। तो चाहे तुम अगड़म तगड़म कुछ भी कर लो, यहाँ पे आप हैप्पी नहीं रहोगे, ठीक है, समझे ना। तो भौतिक वस्तु से हम ज़्यादा देर तक हैप्पी नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर क्या है कपटता से, कपट, छल, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना, छल करना, तो इसमें तो आपको खुशी नहीं मिलनी। यहाँ पर तो दुष्ट व्यवहार है, कपटता, हम किसी के साथ में दुष्ट व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे हमें जीवन में खुशी मिलेगी। आडंबरता, यह भी आपका वही होगा, आडंबरता ये भी आपको उसी ओर ले जाएगा, दूसरों से दुष्ट होना, दूसरों का सम्मान नहीं करना, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जीवन में खुशी तब आती है सरलता से। कैसे आती है, सहज और सरलता से हमें जीवन में क्या मिलती है, खुशी मिलती है। क्यों मिलती है, यही तो कहा है गद्यांश में कि अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको सरल और सहज माध्यम से जीवन जीना होगा, और उसके माध्यम से, ठीक है। और जैसा आपको जीवन मिला है देन वही आपको जीवन अपना जीना होगा। ये नहीं कि आप दिखावा कुछ और करते हैं और आप हो कुछ और। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो हम आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप सबके सामने, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। समूह से भिन्न शब्द है, आडंबर है, अधर्म है, अहंकार है और असहज है। देखो समूह से भिन्न शब्द जो इन सबसे क्या है, डिफरेंट है, अपने आप में अलग है, वह शब्द हमें यहाँ पे बताना है। तो समूह से भिन्न शब्द है आडंबर, अधर्म, अहंकार। आडंबर, अहंकार, अधर्म, ये तीनों के तीनों हमें जो है दुष्टता की ओर और अहंकार की ओर, है ना। अधर्म क्या है भैया, किसी के धर्म को बुरा कहना। अधर्म जो है अपने समाज के साथ में, धर्म के साथ में नहीं चलना, अलग ही दिशा में चलना। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, बेकार व्यक्ति होते हैं। अहंकार होना आपके मन में, तो इसमें भी आप क्या है, दुष्ट व्यक्ति है, अच्छे व्यवहार नहीं है आपका। आडंबर, ये भी आपको उसी तरफ लेके जाता है ना। तो यहाँ पर जो असहज है,
असहज, यह आपका समूह से भिन्न है, यह आपका दुष्ट व्यक्ति या फिर दुष्ट व्यवहार या फिर बुरा बर्ताव, अहंकार, अधर्म इस चीज़ को नहीं दर्शाता। यहाँ पर सहज, असहज बस, ठीक है। तो असहज यहाँ पर ये आपका क्या है, समूह से भिन्न शब्द है, इसलिए हमारा जो 4 ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, एग्जैक्ट राइट है। समझ आया ना। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं। वाक्य का आशय है कि अहंकार हमें दूर तक देखने की शक्ति प्रदान करता है। अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। अहंकार हमें निश्चल जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। अहंकार हमें सर्वस्व प्राप्त करने की ओर। देखो, अहंकार हमें क्या सर्वस्व नहीं, अहंकार हमें दूर तक देखने की शक्ति, पावर प्रदान कर रहा है। अरे भाई ये थोड़ा ही ना होगा। अहंकार हमें निश्चल जीवन व्यतीत करने की ओर लेके जाता है, नहीं भैया, बल्कि अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर। जब हमारे मन में अहंकार, मानो कि चलो हमारे पास में ले दे कुछ पैसे हैं, छोटी मोटी जॉब है या फिर थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस अच्छा है, बेटर है, तो हमारे अंदर बहुत ही अहंकार से झलकता है और हम ये सोचते हैं कि बस हम ही अपने आप में अंबानी है या फिर भाई हम ही प्राइम मिनिस्टर है, बस हम ये जो भी है और कोई कुछ नहीं है हमारे सामने। अहंकार आ गया तो वो क्या, हम दिखावटी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दूसरों के सामने, ठीक है। तो अहंकार में हमें केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं। तो जब हम अहंकार में केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं तो इसका वाक्य होगा कि हम ओनली दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर लेके जा रहा है। बाहर की चीज़ों को देखकर जी रहे हैं ना, तो केवल 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 हम क्या कर रहे हैं, दिखावटी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम केवल बाहर की, अब देखो घर पे तो हम भले ही जैसे भी भले ही हम जो है बहुत ही कहते हैं ना कि भैया नमक वाली रोटी खा रहे हैं ना, या फिर जो है सही से हमें खाना भी नहीं मिल रहा है ना। घर पे तो भले ही हम कुछ भी खा पी ले, लेकिन बाहर क्या कहते हैं, हाँ मैंने तो ऐसा खाना खाया, वो खाया वगैरह वगैरह, इस तरह से है ना। तो यही होता है आपका दिखावटी जीवन। चलिए सॉरी फ्रेंड्स। प्रपंच से क्या तात्पर्य, आडंबर है, 5 पंच है, 5 वायु है, 5 प्रकार। तो प्रपंच यह है आपका गद्यांश में आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आडंबर होगा यहाँ पे, है ना। और आडंबर वही है जिसमें क्या होता है, अहंकार होता है, अधर्म लोग होते हैं जिसका जो दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। इस तरह के निष्कपट निश्चल व्यक्ति होते हैं, वही हमारे क्या है, प्रपंच से तात्पर्य होगा आडंबर जो है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है। जीवन में सुविधाएं जुटाकर, उच्च शिक्षा ग्रहण करके, जिस रूप में जीवन मिला है ना उसी रूप में हमें उसे जीना है। जीवन में मिली सब बाधाओं को समाप्त कर। तो कभी भी आप जीवन में जितने भी सभी बाधाएं हैं उन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते अपने जीवन में। आप ये सोचे ना कि मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं मैं उन्हें समाप्त कर दूं, फिनिश कर दूं। नहीं भैया, आप कभी भी जीवन में बाधाओं को समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। उच्च शिक्षा, चलो हमने बहुत ही बेहतरीन उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, तो इसका मीन्स ये नहीं होगा कि हमारे सामने कभी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, जीवन में अगर हम सुविधाएं जुटा लें, बहुत ही जो है यहाँ पर कि हमारे पास में ये भी सुविधा है, वो भी सुविधा है। अगर हम जाते हैं तो हमारे पास में जो है गाड़ी भी है, और तो और हमारे पास में जो है यहाँ पे कहते हैं ना हवाई जहाज़ वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें भैया, है ना। तो हम बहुत अधिक से अधिक आवश्यकताएं जुटा लें तो क्या हम उससे हैप्पी रहेंगे। तो जीवन का सम्मान कैसे किया जाता है, जीवन का सम्मान ऐसे नहीं, जीवन का सम्मान किया जाता है जिस रूप में हमें जीवन मिला है उसी रूप में जब हम अपने जीवन को जीते हैं। अगर हम गरीब हैं, अगर हम गरीब पुअर घर में, अगर हम पुअर फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें दूसरों के सामने ये नहीं शो करना चाहिए कि हम बहुत ही बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि हाँ हम बहुत ही बड़ी फैमिली में जो है हमारा बर्थ हुआ है, और हमारे अंदर अहंकार जो लगता है, हम गरीबों को कुछ नहीं समझते। तो ये चीज़ क्या है, गलत है भैया। आपको जिस रूप में जीवन मिला है उस रूप में आप अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर अपने जीवन को जियो, तभी आप जीवन का सम्मान कर सकेंगे। नेक्स्ट और 7 क्वेश्चन और लास्ट है यहाँ पर आपका गद्यांश से रिलेटेड। आधारित में प्रत्यय, सबसे पहले प्रत्यय की थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, देखो, में शब्द जो वाक्य के बाद में लगते हैं, कहाँ पर,
बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ओके, जो आपके शब्द होते हैं वाक्य के बाद में लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आधारित, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है आधारित, तो इस आधारित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर हम आधारित शब्द में प्रत्यय की बात करें देन यहाँ पर क्या होगा, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आधारित जो शब्द है इसमें आधार, आधार आपका क्या है? मूल शब्द है। आधार क्या है? मूल शब्द है। ओके, और इसमें जो है आपका इत प्रत्यय का यूज हुआ है। किसका? इत प्रत्यय का इसमें आपका यूज हुआ है। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, समझ आया? तो बस ये भी पूछा है कि आधारित में कौन सा प्रत्यय है, तो तय प्रत्यय नहीं है, रित नहीं है, धारित नहीं है, जबकि इत प्रत्यय है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो क्लियर है ना? आधारित में अगर पूछे आधारित में मूल शब्द है तो भैया आधार है और प्रत्यय में इत प्रत्यय हो जाएगा, है ना? बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी चीज़ से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, और यहाँ पर हमारे गद्यांश के एमसीक्यू फिनिश हुए और वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर, और यहाँ पर पेडागोगी के बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू के साथ में। तो बिल्कुल दिल खोल कर स्वागत है आप सबका। और आप अपने, ठीक है, बिल्कुल अपनी फैमिली, हम सब अपनी क्या है, एक फैमिली है, और इसके साथ में हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू से कर रहे हैं। और चलो फिर अब हम यहाँ पे थोड़ा पेडागोगी के भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। और ये भी एमसीक्यू आपके बहुत ही लेंथी एंड बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब हम इसे क्या कहते हैं? विद्यता, अर्जन, स्वीकृति, अधिगम। भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज भैया हम कहीं पे भी जाएं, घर पे नॉर्मली रहें, किसी से बातचीत करें, कुछ भी करें, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेन रोल प्ले है वो किसका है? भाषा का ही, बोलने का ही तो है। अब जैसे हम कहते हैं कि जीवन ही क्या है? जीने का आधार है। ऐसे ही भैया, ठीक है, हमारे जो हमारी लाइफ है, जीवन है, उसका भी जो आधार है भाषा ही तो है। जब तक हम भाषा नहीं बोलेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, खुद बातें कुछ नहीं कहेंगे, तो हमें तब तो कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए क्या है, सारी चीज़ें सभी जो इम्पोर्टेंट है, जैसा पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी भाषा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिना बोले, बिना कुछ कहे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब हम इसे कहते हैं अर्जन। एक होता है अर्जन, अर्जित भाषा, अर्जन भाषा, और एक होता है अधिगम। देखो इनमें क्या क्या रियलिटी है, बहुत सिंपल है ये चीज़। अर्जन, अर्जन होती है जैसे आपका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी मम्मी पापा भाई बहन एंड यहाँ पे जो भी अदर आपके फैमिली मेम्बर के जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वे जब जो भी बातें करते हैं, है ना, छोटी मोटी, भाई देखो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तो घर पर सभी सदस्य छोटी छोटी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं उनके साथ में। हाँ, कि कहते हैं ना कि बेटा आप ये खा लो, ये क्या है, बहुत अच्छी रोटी है, और ये देखो यहाँ पे ग्रेप्स है, ये बनाना है, ये मैंगो है, ये एप्पल्स है, और है ना, बातें करते रहते हैं, ये खाओ। ऐसे हम छोटे छोटे वाक्यों में, शब्दों में छोटे छोटे वर्ड यहाँ पे सिखाते रहते हैं। तो इसे बच्चा नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पे सीखता रहता है नॉर्मल तरीके से। अब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जबरन है कि हाँ अगर तुम नहीं सीखोगे ना तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, पिटाई होगी। तो वही होता है अर्जन, जब हम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में स्वाभाविक रूप से खुद ही स्वयं सीखते हैं बिना किसी अड़चन के, है ना, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के। अब यहाँ पर ये नहीं फोर्स कर रहे हैं हमें हमारी फैमिली कि तुझे सीखना ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो जब छोटी स्टेज होते हैं ना हमारी, तो उस टाइम पे जो हमारे साथ में जैसा भी जो भी व्यवहार करता है ना, जो भी बोलता है, तो उसे हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, एकदम तुरंत से ना अपने अंदर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि वो लाइफ हमारी बहुत ही फास्ट वाली होती है, जो शिक्षावस्था की स्टेज होती है, स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो ये क्या है, अर्जन है, जब हम स्वाभाविक रूप से खुद ही स्वयं सीख लेते हैं। जैसा हमारे साथ में बातचीत की जाती है कि देखो वो डॉगी है, कैट है, फिर जैसा ही हम देखते हैं, हम बोलते हैं डॉगी कैट, और हमें कुछ खाना होता है, हम कहते हैं मम्मा एप्पल दो, मम्मा मैंगो दो, है ना, इस तरह से बोलते रहते हैं ना। तो ये क्या है, अर्जन। और अधिगम,
एक यहाँ पे भाषा अधिगम, अधिगम है ना, भाषा अधिगम ये क्या होता है, यह आपका होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे ये एडमिशन हुआ वहाँ पर टीचर है ना, और टीचर तो बोलेगी कि हाँ ये आज आपको यहाँ पे 1 से 100 तक काउंटिंग करके लेके आनी है, या फिर यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सबर है, वोवेल से, कॉन्सोनेंट से, यहाँ पे ये सभी चीज़ें ABCD वगैरह ये सभी चीज़ें आपको याद करके लेके आनी है। तो यहाँ पर तो भैया जबरन यहाँ पर आपको अभ्यास करना होगा अधिगम में, जब अधिगम भाषा आप सीखेंगे स्कूल्स में जाके, वरना तो पता है ना कि मैम फिर पिटाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम जबरन सीखते हैं, सीखना ही होगा, और अड़चन क्या है ये हमारी स्वाभाविक है, हम बिना किसी अभ्यास के से, बिना किसी अड़चन के सीखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, समग्र भाषा उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, संरचनात्मक उपागम है। निम्नलिखित में से किसका एक इंपॉर्टेंस गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ो या समूह, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मानो कि 10 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, समूह में एक साथ मिलकर समस्या, इनके सामने कोई समस्या क्रिएट हुई है, तो ये इस समस्या का जब समाधान करेंगे, तो देखो 10 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी की सभी इस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं भैया, है ना। तो जब हम यहाँ पे समस्या, जो भी हमारे सामने कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है और हमें उसे सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, और वो हम समूह के साथ में 2-4 बच्चे 10 बच्चे मिलके, है ना, कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 10 ही होंगे कंपलसरी, मैं बता रही हूँ, 5 हो 6 हो 8 हो 10 हो 9 हो, ठीक है, इतने हो सकते हैं। जब हम समूह में यहाँ पर इस समस्या का समाधान करेंगे, बीच में हमारी समस्या है, तो यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना अलग अलग सॉल्यूशन देंगे, है ना। कोई बच्चा कहेगा नहीं इस माध्यम से नहीं, ऐसे सॉल्व करे से, दूसरा बच्चे कहेगा हाँ ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, तीसरा कुछ कहेगा, 4 कुछ कहेगा, 5 कुछ कहेगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सभी अलग अलग तरीके से बताएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से जो आप अपना कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यह समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। जब हम देखो, यह पॉइंट याद रखें, बस क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम समूह में एक साथ समस्या का समाधान करते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वह हमारा समग्र भाषा उपागम कहलाएगा। चलो स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन है 10, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होना चाहिए? प्रस्तावना संबंधी प्रश्न को तैयार करना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, ओके, टॉपिक को बार बार पढ़ना, या फिर हमें उद्देश्य बनाना है। तो देन यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है प्रदूषण। देखो टॉपिक है प्रदूषण, यहाँ पे टीचर्स है और भैया पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर है, टॉपिक है प्रदूषण का, प्रदूषण से रिलेटेड। तो इसमें पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होना चाहिए टीचर्स का? अब हम बच्चों को यहाँ पे प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण टॉपिक पढ़ाएंगे, तो सबसे मेन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं होता कि जो भी होता है ऐसे ही पढ़ा देते हैं। टीचर्स लोग जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो बहुत तैयारी करते हैं, और हम भी जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या हमें पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। हिंदी में क्या पूछा जाएगा? अब देखो सीटेट है, सीटेट में हिंदी है कि भाई हिंदी भी आएगी, विस्पी सीडीपी भी, लेकिन सीटेट में जो हिंदी पूछी जाती है वो गद्यांश पद्यांश और पैडागोगी बेस रहती है, इसमें ग्रामर नहीं आती है। अगर हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे आपका भी। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं गद्यांश पद्यांश में ग्रामर से रिलेटेड, बस मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन आपके, 2 या 3, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस होगा ना, यही तो है कि भैया यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्या रियलिटी है, उसकी हमें योजना बनानी होती है, एक उद्देश्य क्रिएट करना होता है। तो प्रदूषण टॉपिक पर सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम उद्देश्य बनाएंगे। भाई सबसे पहले हम रेडी तो करेंगे सर कि कैसे पढ़ाना है, इसमें क्या पढ़ाना है, प्रदूषण है क्या क्या नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में कैसे बताएंगे बच्चों को, कैसे सिखाएंगे, सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ फिनिश होगा, कहाँ पे अंत होगा इसका, तो सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले उसका उद्देश्य बनाएंगे हम। हाँ ये भी बात सही है कि प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करेंगे, लेकिन पहले उद्देश्य बनाएंगे, फिर बाद में हम क्वेश्चन। अब देखो भाई हमने यहाँ पे टॉपिक तो पढ़ाया नहीं और हम बच्चों को क्वेश्चन कराने लगे, तो क्या
बच्चे सीख लेंगे? नहीं ना। तो हमें पहला चरण बताना है, शिक्षण सामग्री का चयन करना है। हमने अब तक टॉपिक नहीं पढ़ा है और शिक्षण सामग्री का चयन हमने कर दिया, ये सही तो है, लेकिन अभी नहीं करना है। टॉपिक को बार बार, हाँ ये भी बात सही है, टॉपिक को बार बार रिवीजन करते हो, लेकिन सबसे पहले तो उद्देश्य बनाएंगे ना, सिखाएंगे बच्चों को। अब सिखाया कुछ नहीं है, बस कह दो रिवीजन कर लो भैया। अरे भैया सिखाया तो नहीं है, रिवीजन क्या खा करें? इसलिए सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? प्रयोग में भाषा है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में विज्ञान को भाषा है, संप्रेषणात्मक उपागम है। एक टीचर है और अपने शिक्षार्थियों को जल पर, देखो यहाँ पर टॉपिक है जल, और जल पर एक अनुच्छेद यहाँ पर देते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए कहते हैं, सभी बच्चों से कह रहे हैं कि भैया आप लोगों को जल पर एक अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है जल के ऊपर। तो शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था, अब टीचर्स तो कह रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने साइंस और सोशल साइंस में, ठीक है, कक्षाओं में जो पढ़ा था उसी के आधार पर उन्होंने चर्चा आरंभ की और उसके बाद उन्होंने अनुच्छेद लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यह किस तरह का एग्जाम्पल होगा? यह होगा भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ओके, किस में होगा? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देखो टीचर है, क्या है? टीचर है, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ये टॉपिक है जल, और जल के ऊपर आपको यहाँ पर जो है एक अनुच्छेद लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना है, संक्षेप में, विस्तार में, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चे तभी तो लिखेंगे ना जब उन्होंने यह चीज़ पढ़ी होगी। तो भैया आप लोगों ने पहले उन्हें पढ़ाया हुआ है, तो उसी के आधार पर वह यहाँ पर लिखेंगे। तो उसी के आधार पर उन्होंने जो आपकी पढ़ा है यहाँ पे साइंस में, सोशल साइंस में, इसके बारे में पढ़ा है, जल क्या है, पानी है ना, सारी चीज़ें, क्वालिटी, लाभ, गुण, हानि, सभी चीज़ें, संरक्षण, जल का संरक्षण, सारी चीज़ें जो भी इन्होंने पढ़ी है बच्चों ने, तो उसी माध्यम से अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए यहाँ पर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यह भाषा समूचे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी और अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ। देखो आपका जो पालन पोषण है, बर्थ है, जन्म है और फिर उसके बाद में आपका पालन पोषण हुआ, तो एक ऐसे गांव में हुआ जहां पर सभी लोग हिंदी बोलते हैं। देखो आपका जो जन्म है और पालन पोषण है ना, ऐसे गांव में हुआ जहां पर सभी लोग क्या बोलते हैं भैया? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तो आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम अपने जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर हम अमेरिका में रहेंगे तो हम इंग्लिश ही सीखेंगे, जापान में रहेंगे तो वहाँ पे उसी की लैंग्वेज, चाइना में रहेंगे तो चाइनीज़ ही लैंग्वेज सीखेंगे। ओके, समझ आया ना? तो हम अपने इंडिया में हैं, हमारा इंडिया मेनली भाई सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी वाली ही है ना। तो यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र के थ्रू वही चीज़ सीखते हैं जो जहाँ पर उसका पालन पोषण होता है। तो उसने हिंदी सीख ली बिना किसी अड़चन के। बाद में जब वह विद्यालय गया तो वहाँ पर विद्यालय में तो बहुत सारी बुक्स होती है, इंग्लिश की बुक्स है, संस्कृत की बुक्स है, मैथ से बहुत सारे हैं, है ना, उर्दू है वगैरह वगैरह। तो फिर उसने इंग्लिश भी सीखी, संस्कृत भी सीखी और यहाँ पर आपकी जो है उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सब कुछ सीखी। तो अब आप अंग्रेजी भाषा प्रभा के साथ बोलते हैं, अब आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, है ना। तो आपकी प्रथम भाषा कौन सी है भाई? प्रथम भाषा जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था लेवल, तो स्टार्ट हमारा जो लेवल हुआ था वो कहाँ से हुआ था? हमारी फैमिली से, हमारे आस पड़ोस से, हमारी क्षेत्रीय भाषा से, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था, रहन सहन, हमारा गांव, और वहाँ पर जिस क्षेत्र में वो जैसी भाषा बोलते थे वही हमारी प्रथम भाषा है। वो क्या है? हमारी हिंदी, क्योंकि हमारा जन्म हुआ गाँव में और गाँव में सभी लोग हिंदी बोलते थे, तो यही हमारी हिंदी क्या है? प्रथम भाषा है। अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, यह सभी हमारी क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी भाषा है, द्वितीय भाषा है। समझ आया ना? क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं है ना? ठीक है, चलो देखो जब हमारा जन्म होता है जहाँ पर
है ना, इंडिया है, जापान है, कोई सा भी यहाँ पे कंट्री है, जिस भी क्षेत्र में हमारा जैसा रहन सहन होता है, हमारी फैमिली का, आसपास के जो भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, आसपास के जो भी समाज होता है, सभी आस पड़ोस वाले, तो सबका, और हम गांव में है, सिटी में, जैसा हमें वहाँ पर दिया, ठीक है, जैसा भी हमारे सामने व्यवहार किया जाएगा, देन हम वही चीज़ सीखेंगे। कोई अगर हमारे सामने स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखेगा ना, तो हमारी फर्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज फिर इंग्लिश ही हो जाती है। क्लियर है ना? चलो 13 क्वेश्चन है, बेस्ट है यहाँ पे क्वेश्चन। एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहे। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? भाषा निवेश है, उपकरण है, शिक्षण उपकरण है, वास्तविक वस्तुएं हैं। और देखो यहाँ पर इसमें ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर। एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, देखो वास्तविक वस्तुएं लाकर खुद दिखा रही है, छतरी देखो ये छतरी है, ये बरसाती है, ये पेचकस है, आदि लाती है। तो वह स्टूडेंट्स से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहे, फिर आप इनके बारे में कुछ कहो। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर तकनीकी होगी वो क्या होगी? वो होगी वास्तविक। देखो जब टीचर्स हमें खुद यहाँ पर रियल चीज़ें दिखा रही है, रियल कुछ वस्तु दिखा रही है, तो उसके बारे में जब हम भी कुछ ना कुछ कहेंगे तो वो भी क्या होंगे? अपने आप में एक रियल ही होंगे, ठीक है, वास्तविक वस्तु है ही होंगे। तो यह आपका वास्तविक वस्तुएं रियलिया होगी। यानी कि एक टीचर है, एक शिक्षक है, और उसने भाई रियल की जो छतरी, अब देखो कभी ऐसा होता है कि बुक्स है और हम पढ़ा रहे हैं और बुक्स में छतरी का क्या है? चित्र है, तो वह रियल नहीं है, वह वास्तविक नहीं है, वो तो हमने दिखा दी, कृत्रिम है, ठीक है, लेकिन छतरी हमने रियल दिखाई। पेचकस कैसा होता है वो भी हमने रियल दिखाया बच्चों को, देखो ये होता है पेचकस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस माध्यम से फिर जब हम उनसे कुछ चीज़ पूछेंगे तो वो भी तो हमें अपनी उसकी वास्तविक ही रियल ही चीज़ें दिखाएंगे, रियल चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। इसलिए जब हम रियल चीज़ दिखाएंगे तो वह आपकी वास्तविक वस्तुएं रियली आई आएगी। चलो नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भैया। अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष का पहले का है, एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के ठीक है, व्यक्ति के इस बात पर आरंभ करते हैं, आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें। संरचनात्मक व्याकरण है, नियम आधारित व्याकरण है, या फिर यहाँ पर निर्देशात्मक व्याकरण है, या शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण है। अपनी कक्षा में काल, देखो काल जो चल रहा है, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो एक चित्र 15 वर्ष पहले का दिखाते हैं, कितना भाई? 15 साल पहले का। एक चित्र आप 15 साल पहले का दिखा रहे हैं, और एक चित्र आप दिखा रहे हैं जो अभी अभी वर्तमान में खींचा गया है। तो आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के, ठीक है, कुछ संक्षेप बातें पूछते हैं उनसे, और आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, तो उसकी आदत है। अब देखो जो चीज़ें हमें 15 साल पहले दिखाई गई है, ऑब्वियसली वह तो आपका भूतकाल में जाएगा। किसमें? भूतकाल में। और जो अभी अभी यहाँ पे आप चित्र दिखा रहे हैं जो कि अभी भी खींचा गया है, ऑब्वियसली यह चीज़ आपकी वर्तमान में होगी। तो यहाँ पर ये हमें काल के बारे में बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीता हुआ समय या फिर कोई बीती हुई बात है तो उसे हम भूतकाल, यानी कि इस तरह से टीचर्स यहाँ पे उसे काल के बारे में समझा रहे हैं बच्चों को। अब बच्चे थोड़ा ही ना जानते काल क्या है, वर्तमान क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्यकाल क्या है। जब तक हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इस माध्यम से यहाँ पे यही मीन से टीचर्स का काल को समझाने का कि वह एक तो 15 साल पहली चीजें दिखाता है, 15 साल पहला चित्र दिखा रहा है। तो कह रहे हैं कि 15 साल पहला है तो वह आपका बीत चुका है, कब यहाँ पे हुआ था, कब लिया गया था 15 साल पहले का, वो भूतकाल में चला गया। और ये चित्र मैंने अभी अभी यहाँ पे खींचा है अभी, तो जो चीज़ हम अभी प्रेजेंट टाइम में करेंगे वो वर्तमान काल में होगा, जो चीज़ हमारी देन हो चुकी है वो हमारा भूतकाल होगा, और जो हम कल करेंगे कि एक फोटो हम कल लेंगे, है ना, वो आने वाली चीज़ें भविष्य। तो हम काल के बारे में जब बताते हैं तो वह आपका शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण है, इसलिए इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, में कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, में क्या कहलाते हैं? शिक्षण प्रतिफल है, संख्यात्मक प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, बुनियादी साक्षरता प्रतिफल। में कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शिक्षण गतिविधि है, हमारी बुक्स है, बुक्स में हम कोई सा यहाँ पे चैप्टर्स कर रहे हैं,
कोई सा क्या है यहाँ पर हम चैप्टर्स के लास्ट में भी कुछ ना कुछ दिया होता है, उसके छोटा सा सब्जेक्ट बॉक्स उसके बारे में कि आपने कितना सीखा, कितना समझा, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, इस कहानी से आप कैसे जो है यहाँ पे क्या आपका उद्देश्य हुआ, क्या नहीं, और क्या समझे, क्या समझ आया, सारी चीज़ें क्लियरिटी हम एक छोटे से बॉक्स में पूछ रहे थे। अंत में पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान कितनी नॉलेज हुई आपको। अब देखो कि हमने पूरा एक यहाँ पे चैप्टर पढ़ा दिया, लास्ट में हम फिर पूछते हैं संक्षेप में बताओ आपने इस टॉपिक से कितनी जो है नॉलेज प्राप्त किए, क्या आपको पता चला, क्या क्या डेवलप हुआ आपका, और क्या था ये क्या नहीं था, किसी सी बातें की गई है इसमें। देन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, तो वह आपका अधिगम प्रतिफल कहलाएगा कि भैया ये जो आपका चैप्टर था आपने पढ़ा, ये आपको कितना समझ आया, कितना नहीं। लास्ट में जब हम उसकी क्वेरी पूछते हैं बच्चों से तो वही आपका अधिगम प्रतिफल कहलाएगा। चलो।